हेलो दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे ऊष्मागतिकी का ऊष्मागतिकी वाला चैप्टर, जिसमें अपन ने ऊष्मागतिकी निकाय द्वारा जो किया गया कार्य था उसकी पथ पर निर्भरता के बारे में पढ़ लिया था। और पढ़ा था अपन ने कि ऊष्मागतिकी निकाय में किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। अब चलते हैं, अगला टॉपिक आता है चक्रीय प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम? चक्रीय प्रक्रम। इसके बाद भी पढ़ेंगे अपन ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फिर अपन 4 प्रक्रम होते हैं, समतापीय, समायतनीय, समदाबीय और उद्धोष्म, उनको पढ़ेंगे। फिर लास्ट टॉपिक रहेगा अपना कार्नोइंजन। ठीक है, पढ़ते हैं इसी में आगे चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य। तो अपना टॉपिक है चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य। अभी क्या होगा, पूरा एक बंद प्रक्रम होगा जिसमें अवस्था ए से अवस्था बी पे चलेंगे, बी से सी से डी, और वापस आना कहाँ है? पुनः प्रारंभिक अवस्था में, घूम फिर के वापस वही आना है। उसको बोलेंगे अपन चक्रीय प्रक्रम। अब इसके 2 केस होते हैं, सुनना, दोनों को ध्यान से समझना। अभी आ जाएगा आपको केस स्पष्ट। केस स्पष्ट क्या है? यदि चक्रीय प्रक्रम का अनुरेखण जिसमें चलने का है तरीका है वह चक्रीय प्रक्रम का अनुरेखण दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज हो तो निकाय द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। W बराबर क्या होगा? पॉजिटिव। चलिए, इसका सवाल कैसे आएगा? सवाल इस प्रकार से आएगा। पहले तो केवल एक वक्र दिया होता था आयतन और V में, यहां पर वक्र वही होगा P और V में। तो बना देता हूं मैं P और ये V, ये पूरा ऐसे चल रहा है और ये ऐसे चल रहा है। क्लॉकवाइज का मतलब यहाँ अवस्था A है, यहाँ से यहाँ पर गए B तक, फिर C तक, फिर D तक, फिर वापस है। यदि इस प्रकार से चले तो इसमें जो किया गया कार्य आएगा सर वो पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा? पॉजिटिव। और एक कार्य का मान कितना होगा? कार्य का मान होगा W का मान आएगा आकृति ABCDA का क्षेत्रफल। ये जो इसका क्षेत्रफल निकालोगे वही कार्य का मान है, कैसा आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, ये अनुरेखण कैसा है इसका? क्लॉकवाइज। अनुरेखण कैसा है? क्लॉकवाइज। जब अनुरेखण क्लॉकवाइज या वामाव्रत हो तो अपन बोलेंगे कि चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य कैसा होगा? धनात्मक। चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य कैसा होगा? धनात्मक। सिंपल से इसके सवाल आते हैं, ऐसे न्यूमेरिकल दे सकते हैं अपन इसके लिए। जैसे यहाँ 5, 10, 15, 20, ये पास्कल में होगा, और यहाँ 10, 20 और ये 30। बोले कि इसमें ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें ऊष्मागतिकी निकाय द्वारा कार्य ज्ञात करो। तो अपन को इसका क्षेत्रफल निकालना है, और इसका क्षेत्रफल ढंग से देखो तो यहाँ तक तो 30 से ये 10 से स्टार्ट हुआ है, तो 20 तो ये हो गया सर, और 5 से चल रहे कहाँ तक? 20 तक, तो 15 हो गया। तो सर W बराबर आ गया कितना? 300 जूल। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। पहले केवल इस प्रकार से एक लाइन आ रही थी, नीचे जा रही थी, नीचे जा रही थी, यूं आ रही थी। तो अपना टॉपिक है चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य। केस स्पष्ट क्या है? यदि चक्रीय प्रक्रम का अनुरेखण दक्षिणावर्त हो, क्लॉकवाइज हो, तो निकाय द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा? धनात्मक। ये धनात्मक। इसे न्यूमेरिकल भी बता दिया मैंने। इस प्रकार से दोनों सेम है, क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज। चक्रीय प्रक्रम का मतलब है अवस्था ऐसे चलो, घूम फिर कर वापस कहाँ जाओ? अवस्था बी पर। तो कौन सा प्रक्रम होगा? चक्रीय प्रक्रम। केस सेकंड में चलते हैं। केस सेकंड क्या है वो समझ लेते हैं। उसमें अनुरेखण है वक्र का, वो चेंज हो जाएगा।
अब वो कैसा होगा वो सुनो। ये केस सेकंड, यदि चक्रीय प्रक्रम का अनुरेखण क्या कर दूं मैं यहाँ, वामाव्रत, वामाव्रत, और ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, ये नेगेटिव होगा। ये सेकंड है, इसमें केस सेकंड, दो ही केस होंगे। अनुरेखण कैसा हो, वामाव्रत यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। यदि चक्रीय प्रक्रम का अनुरेखण वामाव्रत एंटी क्लॉकवाइज हो तो निकाय द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। निकाय द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। चलिए आगे, इसके लिए उदाहरण लें। इसके लिए उदाहरण हो गया सर, ये तो P और ये V, सर ये P और ये V, इस प्रकार से ले सकते हो आप उदाहरण। ऐसे कहा आया B पर, B से C पर, C से A पर, ये अनुरेखण आ गया। कैसा है ये, वामाव्रत, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो किया गया कार्य कैसा आएगा, नेगेटिव। अब कितना कार्य आएगा, कार्य का मान कितना होगा, W बराबर आकृति, आकृति कौन है, आकृति त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, कंप्लीट। चिन्ह कैसा आएगा, नेगेटिव, पहले मान निकालो, नेगेटिव साइन लगा दो। और क्या बन सकता है इसमें, गोला दे देगा या फिर ऐसे वृत्त या वर्ग दे देगा सर, इस प्रकार से ABCD आ गया सर। तो W बराबर कैसा आएगा, नेगेटिव, और आकृति क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वामाव्रत है ना, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। अनुरेखण, अनुरेखण का मतलब ये तीर का चिन्ह, ये जो चल रहे हैं ना, ये वाला, ये ऐसे यूं चल रहे हैं अपन। ठीक है, तो ये कैसा आएगा, आकृति ABCD का क्षेत्रफल, क्या गया। अब इसमें कैसे पता चलेगा सर, नेगेटिव आएगा, क्योंकि देखो मेरी बात सुन, इसका कार्य तो 0, इस वाले का पॉजिटिव होगा क्योंकि ये इधर जा रहा है ना इसलिए, और इस पूरे का क्या होगा, नेगेटिव। जब इस पूरे का निकालोगे तो ये पूरा भाग तो नेगेटिव है और इतना सा भाग पॉजिटिव है, तो पूरे में से इसको निकालोगे तो परिणाम में क्या आएगा, रिजल्टेंट क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव। तो चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य कैसे समझना है, यदि चक्रीय प्रक्रम का अनुरेखण दक्षिणावर्त हो, दक्षिणावर्त का मतलब है, दक्षिणावर्त का मतलब है क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त है तो अनुरेखण जो मिलेगा वो क्लॉकवाइज है, तो उसमें किया गया कार्य पॉजिटिव होगा। और यदि वामाव्रत है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसमें किया गया कार्य नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, इसी पर सवाल आते हैं, ये मैंने बता दी। एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक में एक क्वेश्चन है इससे क्षेत्रफल निकाल सकते हो, आयत दे रखा है, आयत से संबंधित है, क्षेत्रफल निकाल सकते हो, उससे क्या जाएगा, मान आ जाएगा सर, किसका, किए गए कार्य का। अब नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव मतलब गैस निकाय पर करेगा, निकाय गैस पर करेगा, तो इसकी तो आप इस चीज को किससे देखोगे, अनुरेखण से। यदि अनुरेखण कैसा हो, क्लॉकवाइज हो, क्लॉकवाइज हो सर, तो उसका तो पॉजिटिव आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज हो तो सर नेगेटिव आएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला टॉपिक आता है आंतरिक ऊर्जा, बड़ा सा टॉपिक है, मस्त टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान से समझिए। आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, पहले फिजिक्स में जाने से पहले यदि मैं आपसे ऐसे बोल दूं कि आपको खाना वाना नहीं खिलाए, फिर भी काम करवाया जाए आपसे, तो जो आप काम कर रहे हो उसके लिए एनर्जी की आवश्यकता है, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, आपकी जो आंतरिक ऊर्जा है ना उससे मिलेगी। बहुत टाइम तक खाना निकाले, बार बार काम कर रहे हो तो आंतरिक ऊर्जा में कमी होती जाती है, और फिर लास्ट में अपन बीमार हो जाते हैं, आंतरिक ऊर्जा में बहुत ज्यादा कमी हो जाती है ना। तो ऐसे यहाँ होता है, कोई निकाय होगी, उस निकाय के अंदर गैसों के पास आंतरिक ऊर्जा कहाँ से होती है वो भी बताते हैं। तो पहले तो सबसे पहले तो बात करते हैं अपन किसकी, आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा क्या है, आंतरिक ऊर्जा है वह ऊर्जा जिसके द्वारा निकाय
बिना ऊर्जा ग्रहण किए, जिसके द्वारा निकाय बिना ऊर्जा ग्रहण किए कार्य कर सके, वो कहलाएगी आंतरिक ऊर्जा। जिसके द्वारा निकाय बिना ऊर्जा ग्रहण किए कार्य कर सके वो कहलाएगी आंतरिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? यदि मैंने कुछ भी नहीं खाया फिर भी मैं काम कर रहा हूं, तो मैंने कोई ऊर्जा ली नहीं फिर भी काम कर रहा हूं मैं, तो मैं किससे काम कर रहा हूं? मेरी आंतरिक ऊर्जा से। तो मैंने क्या परिभाषा बोली वो सुनो। वह ऊर्जा जिसके द्वारा निकाय बिना ऊर्जा ग्रहण किए, जिसके द्वारा निकाय बिना ऊर्जा ग्रहण किए कार्य करे या कार्य कर सके, उसको बोलते हैं आंतरिक ऊर्जा। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, सुनने वाली बात है तो ध्यान से सुनिए इसको। ये आदर्श गैस और ये वास्तविक गैस। पहले मैं बताता हूं आपको, जो आंतरिक ऊर्जा है ना, आंतरिक ऊर्जा, किसी भी गैस की आंतरिक ऊर्जा वो अणुओं की गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा वो स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। तो सुनना, आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा है वो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर है। आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा है वो उसकी गतिज ऊर्जा वो स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर है। अब आदर्श गैस के अणुओं के मध्य आणविक आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, आणविक आकर्षण बल नहीं पाया जाता है। जब इनके मध्य आणविक आकर्षण बल नहीं होगा तो इनके लिए स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? 0। स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? 0। और इनके पास केवल क्या होगी? गतिज ऊर्जा ही होगी, नॉट इक्वल टू 0। सुनो, किसी भी गैस की जो आंतरिक ऊर्जा है ना दोस्तों, वो उसकी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। आदर्श गैस के अणुओं के मध्य आणविक आकर्षण बल नहीं पाया जाता है। आदर्श गैस के अणुओं के मध्य आणविक आकर्षण बल नहीं पाया जाता है। अब जब आणविक आकर्षण बल नहीं होगा तो आदर्श गैस के अणुओं के मध्य स्थितिज ऊर्जा भी नहीं होगी, क्योंकि बल ही नहीं है तो स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी। जब स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी तो आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा है वो केवल और केवल किसके बराबर होगी? गतिज ऊर्जा के बराबर। केवल और केवल किसके बराबर? गतिज ऊर्जा के बराबर। और मैं आपको बता दूं, अणुगतिक सिद्धांत में पढ़ते हैं कि अणुओं की गतिज ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है। अणुओं की गतिज ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? ताप पर। जब अणुओं की गतिज ऊर्जा ताप पर निर्भर करेगी तो आदर्श गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा भी ताप पर निर्भर करेगी और आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा भी किस पर निर्भर करेगी? ताप पर। तो ऐसे बोलेंगे अपन, आंतरिक ऊर्जा प्रोपोर्शनल T किसका? आदर्श गैस का। यदि गैस का ताप बढ़ रहा है तो बोलोगे आंतरिक ऊर्जा बढ़ रही, ताप घट रहा है तो बोलोगे कि आंतरिक ऊर्जा घट रही है। ताप बढ़ेगा तो आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी, ताप घटेगा तो आंतरिक ऊर्जा घटेगी। किसकी? आदर्श गैस की। अब चलते हैं इसके लिए, वास्तविक गैसों के लिए भी आंतरिक ऊर्जा किस किस के बराबर? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर। अब वास्तविक गैस के अणुओं के मध्य आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। आणविक आकर्षण बल पाया जाता है तो क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा भी मिलेगी। स्थितिज ऊर्जा नॉट इक्वल टू 0 और गतिज ऊर्जा भी नॉट इक्वल टू 0। मतलब इसमें तो वो अणु गति करते रहेंगे, चुपचाप बैठे नहीं होंगे, क्योंकि उनके इसलिए स्थितिज ऊर्जा क्या है? 0। और यहाँ पर गति भी करेंगे और आकर्षण बल के कारण स्थिर भी रहेंगे। तो आप वास्तविक गैसों के लिए स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा के बराबर होगी कौन? आंतरिक ऊर्जा। और आदर्श गैस के लिए केवल किसके बराबर? गतिज ऊर्जा के बराबर। और गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ताप पर। तो आदर्श गैसों की जो आंतरिक ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करेगी? ताप पर। ताप बढ़ाएंगे तो गतिज आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी और ताप घटाएंगे तो आंतरिक ऊर्जा घट जाएगी। चलिए, ये आंतरिक ऊर्जा भी हो गई। अब सबसे अच्छा टॉपिक आता है अपना इसी में, इसमें उष्मागतिकी में चैप्टर का टॉपिक का नाम है उष्मागतिकी का प्रथम नियम। बहुत ही मस्त टॉपिक है।
इसी से संबंधित सवाल आते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम देखिए, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, इसी में अपन शून्यांकी नियम ही पढ़ के आए थे। जिसको याद नहीं हो पुराने वीडियो देख ले। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, देखो नियम तो याद करना तो अपने बाएं हाथ का खेल है। क्या करो, दाएं हाथ से नियम लिख दो और याद हो जाएगा। सर नियम क्या होता है, बहुत सिंपल, ये रहा dq बराबर du प्लस dw, बस नियम खत्म। dq बराबर du प्लस dw क्या है सर नियम, किसी भी ऊष्मागतिकी निकाय को दी गई ऊष्मा, किसी भी ऊष्मागतिकी निकाय को दी गई ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तथा उस ऊष्मागतिकी निकाय द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है, तथा उस ऊष्मागतिकी निकाय द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। वापस सुनिए, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार किसी ऊष्मागतिकी निकाय को दी गई ऊष्मा उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तथा उस निकाय द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। ये क्या है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ये क्या है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। सुन लीजिए मेरी बात, मैंने कुछ खाना खाया, कुछ क्या थोड़ा बहुत ज्यादा खाया, तो मैं जो खाना खाया वो मेरी आंतरिक ऊर्जा में तो वृद्धि करेगा, वो पेट भर गया, बड़ा आलस। फिर मैं जो काम करूंगा तो मेरे द्वारा किया गया कार्य प्लस मेरी आंतरिक ऊर्जा में जो वृद्धि हुई वो किसके बराबर है, मेरे द्वारा किए गए भोजन के बराबर, मेरे द्वारा किए गए भोजन के बराबर। ठीक है, तो यहाँ ऊष्मागतिकी निकाय के लिए क्या होगा, ऊष्मागतिकी निकाय के लिए क्या होगा, सुनना, किसी ऊष्मागतिकी निकाय को दी गई ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि तथा वृद्धि भी बोल सकते हैं या परिवर्तन भी बोल सकता है, उसके द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। चलिए आगे मैं इनको परिभाषित करता हूं, जहां dq क्या है, du क्या है और dw क्या है। ये तो है ऊष्मागतिकी निकाय को दी गई ऊष्मा, dw क्या है, du क्या है, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, और dw क्या है, निकाय द्वारा किया गया कार्य, निकाय द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, इसका मात्रक भी जूल, इसका मात्रक भी जूल, इसका मात्रक भी जूल, तीनों का मात्रक क्या आएगा, जूल। चलो अब अपन इसी में पढ़ लेते हैं चिन्ह परिपाटी। क्या पढ़ लेते हैं, चिन्ह परिपाटी। इसका नियम तो आप लिख सकते हो, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार किसी ऊष्मागतिकी निकाय को दी गई ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तथा उस निकाय द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। अब इसी में क्या लेते हैं अपन, चिन्ह परिपाटी। किस किस के, dq के, du के और dw के। पहले एक बार मैं इनको समझा देता हूँ, फिर आप चिन्ह परिपाटी का उपयोग करें। न्यूमेरिकल में बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होता है इनको, चिन्ह परिपाटी को। देखो यदि dq पॉजिटिव है, dq क्या है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब है कि अपन ऊष्मागतिकी निकाय को ऊष्मा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, ऊष्मागतिकी निकाय को ऊष्मा दे रहे हैं। dq नेगेटिव है तो अपन बोलेंगे कि अपन मतलब हम ऊष्मागतिकी निकाय से क्या ले रहे हैं, ऊष्मा। तो dq पॉजिटिव का मतलब ऊष्मागतिकी निकाय को क्या दे रहे हैं, ऊष्मा। dq नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, ऊष्मागतिकी निकाय से क्या ले रहे हैं, ऊष्मा। du पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। du पॉजिटिव है तो आंतरिक ऊर्जा में क्या हो रही है, वृद्धि, और आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है किससे, ताप से। किससे होती है, ताप से। सेकंड du का, यदि du नेगेटिव है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में क्या हो रही है, कमी। आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी, इसका मतलब आंतरिक ऊर्जा के ताप में, सॉरी गैस के ताप में या निकाय के ताप में क्या होगी, कमी होगी। थर्ड आता है dw। dw यदि पॉजिटिव है, इसका मतलब
DW पॉजिटिव का मतलब गैस प्रसारित हो रही है, तो गैस पिस्टन पर काम कर रही है, गैस पिस्टन पर काम कर रही है। DW नेगेटिव है तो गैस संपीड़ित हो रही है, इसका मतलब पिस्टन गैस पर काम कर रहा है। ठीक है, इनको अपन लिख देते हैं, इनको मैं यहाँ लिख देता हूं, इनको ध्यान रखना है अपन को। चिन्ह परिपाटी, पहला DQ बराबर क्या हो, पॉजिटिव हो, तो DQ पॉजिटिव का मतलब ऊष्मा गतिकी निकाय को ऊष्मा दी गई है। सेकंड, DQ नेगेटिव हो तो ऊष्मा गतिकी निकाय से क्या ली गई है, ऊष्मा ली गई है। थर्ड, DU कैसा हो, पॉजिटिव, इसका मतलब गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, गैस की आंतरिक ऊर्जा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, अर्थात किसका, गैस का ताप बढ़ रहा है। चौथा, DU बराबर नेगेटिव हो तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में कमी हो रही है, अर्थात गैस का ताप घट रहा है। ये चिन्ह परिपाटी बहुत मोस्ट है, इनको याद रखना होगा आपको, क्योंकि न्यूमेरिकल में इनको रखना पड़ता है, इसी से न्यूमेरिकल करते हैं अपन। नेगेटिव पॉजिटिव ले लेते हैं, तो गैस प्रसारित हो रही है, अर्थात गैस किस पर, पिस्टन पर कार्य करती है। छठा, DW बराबर क्या हो, नेगेटिव, तो गैस संपीड़ित हो रही है, प्रताड़ित नहीं, संपीड़ित हो रही है, अर्थात पिस्टन किस पर, गैस पर कार्य करता है। गैस पिस्टन पर कार्य करती, जब तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, गैस कैसी हो रही है, संपीड़ित आयतन में क्या कमी होगी, तो पिस्टन किस पर, गैस पर कार्य करता है। वापस समझिए, DQ पॉजिटिव तो ऊष्मा गतिकी निकाय को ऊष्मा दी गई है, DQ नेगेटिव हो तो ऊष्मा गतिकी निकाय से ऊष्मा ली गई है, गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो रही हो, अर्थात गैस का ताप बढ़ रहा हो, तो DU पॉजिटिव, DU नेगेटिव, इसका मतलब गैस की आंतरिक ऊर्जा में कमी हो रही है, अर्थात गैस का ताप घट रहा है। DW पॉजिटिव है तो गैस प्रसारित हो रही है, और इसका मतलब है गैस किस पर, पिस्टन पर काम करती है। कौन, गैस पिस्टन पर कार्य करती है। DW नेगेटिव तो गैस संपीड़ित हो रही है, अर्थात पिस्टन गैस पर कार्य करता है। ठीक है, ये चिन्ह परिपाटी हो गई, क्या हो गई है, चिन्ह परिपाटी। और ये चिन्ह परिपाटी अपन याद रखेंगे तब जाके अपन इसके न्यूमेरिकल कर पाएंगे। यदि चिन्ह परिपाटी अपन को याद नहीं है तो अपन इसके न्यूमेरिकल नहीं कर सकते, ये तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा। अब थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ आगे की। जो ऊष्मा होती है ना, ऊष्मा ये दो प्रकार की होती है, एक तो छुपी हुई होती है जिसको बोलते हैं अपन गुप्त ऊष्मा, और एक होती है विशिष्ट ऊष्मा। एक तो कौन सी, विशिष्ट ऊष्मा, और एक होती है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा में तो ताप नियत रहता है और अवस्थाएं चेंज हो जाती है। जितने भी ये साम्य अवस्था चलती है कि बर्फ और पानी, बर्फ पानी में बदल रहा है या पानी ठंडा होकर बर्फ में बदल रहा है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है तो वहां पर अवस्थाएं तो 2 मिलेगी, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट, अवस्था कितनी होगी, 2।
ये तो होती है गुप्त ऊष्मा, परिभाषा भी है इसकी, लिखाएंगे। एक होती है विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा में होता क्या है, अवस्था एक ही रहेगी, ताप नियत नहीं होगा। अवस्था तो क्या होगी, एक ही होगी, ताप चेंज होगा। जैसे पानी का ताप 10 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस कर दो, 10 डिग्री सेल्सियस से कितना कर दो, 80 डिग्री सेल्सियस, 10 से कितना कर दें, 80 डिग्री सेल्सियस। तो पानी तो अभी वाष्प में तो 100 के बाद बनेगा, और 0 से कम पर या 0 से कम पर या 0 पर किस में आएगा, बर्फ में। तो 10 से 80 तक लेके जाऊंगा तो पानी गर्म रहेगा बस। तो अवस्था तो क्या रहेगी, द्रवीय रहेगी, केवल ताप में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। तो वो कहलाती है विशिष्ट ऊष्मा। अब विशिष्ट ऊष्मा को दो प्रकार से परिभाषित करते हैं, एक तो मोलर विशिष्ट ऊष्मा और एक ग्राम विशिष्ट ऊष्मा। जब पदार्थ की मात्रा मोल में ले ली जाए तो मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है, और जब ग्राम में ले ली जाए तो ग्राम विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। मोल में ले ली जाए पदार्थ की मात्रा तो मोलर विशिष्ट ऊष्मा, और ग्राम में ले ली जाए तो ग्राम विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, तो यहाँ अपन पढ़ेंगे सीवी मोलर व सीवी ग्राम में संबंध, क्योंकि ये मेल संबंध में काम आएगा, सीवी मोलर व सीवी ग्राम में संबंध। फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको उष्मागति के जो अलग अलग प्रक्रम है ना, उसके बारे में। अब तो सीवी मोलर और सीवी ग्राम में जो संबंध ज्ञात करना है, तो उसके पहले अपन को सीवी मोलर की परिभाषा याद होनी चाहिए, सीवी ग्राम की परिभाषा याद होनी चाहिए। और सीवी मोलर और सीवी ग्राम क्या है, ये मैं बताऊंगा आपको अगली क्लास में, क्योंकि इसमें पहले अपन मोलर विशिष्ट ऊष्मा के बारे में जानेंगे, फिर ग्राम विशिष्ट ऊष्मा के बारे में, फिर स्थिर दाब सीपी और सीवी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास का वेट कीजिए, उसमें स्टार्ट करते हैं अपन सीवी मोलर व सीपी मोलर के बारे में। ठीक है, धन्यवाद।